हाय दोस्तों। आज हम अपने नए करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ आए हैं और जो हमारा डेली करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ चल रही है, तो आज 6 मई के हम करंट अफेयर्स लेके आए हैं और ये मेरे बारे में कुछ इंट्रोडक्शन है। मैंने एसएससी सीजीएल को 3 बार निकाला है। प्रेजेंटली मैं एज एन अकाउंटेंट वर्क कर रहा हूँ फाइनेंस मिनिस्ट्री में, एंड इस बार मेरा 2025 में एज एन ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे हुआ है। तो ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये हमारा चैनल है एसएससी मास्टर क्लास एकेडमी। इस पर जो है हम लोगों ने वीडियोस डाल रहे हैं। हम आप ये देखेंगे हमारी जो है ना डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स आ रहे हैं और ये इसमें और भी वीडियोस आए हुए हैं कि इसमें जो मैंने एसएससी सीजीएल 2026 की पूरी स्ट्रैटेजी डिस्कस की हुई है इस वीडियो में। और उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने क्या कहते हैं फिर उसके बाद करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स की सीरीज डाल दी थी। और ये और भी इन्फॉर्मेशन है कैसे फिक्स एंड फ्लोट सिस्टम काम करेगा, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन प्रोसेस जो भाई इस बार मैं गया था, और ये बाकी के करंट अफेयर्स हैं। और बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्पी फॉर्म है, बहुत ही। और उनके साथ हर एक क्वेश्चन के साथ जो स्टैटिक जीके होती है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कब फॉर्म हुई है, क्या कैसे, सब कुछ बताया है। और इसकी फ्री पीडीएफ, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, इसमें आप ये देखेंगे कि हर एक करंट अफेयर्स की आपको फ्री पीडीएफ मिल रही है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ। आप जाके तुरंत उससे रिवाइज कर सकते हैं, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें देखिए आप करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स हैं और ये चैनल है और ये लिंक है telegram.me/ डालेंगे एसएससी मास्टर क्लास एकेडमी करके, आप ये डालेंगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। इस लोगों से है, ठीक है, इस लोगों से है। और इस चैनल को आप ज्वाइन करें, आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो मिलेगी। और आप ये 2 की स्पीड में आप वीडियो देख लीजिए। उसके बाद आप क्या कहते हैं, आपको जितना जो जो मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो उसमें एक्स्ट्रा थ्योरी भी है। और उसके बाद आप इसको रिवाइज़ कर लीजिए। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे अब करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स की वीडियो पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि विच रेलवे जोन वाज ऑफिशियली नोटिफाइड बाय द यूनियन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव एज इंडियाज 18th रेलवे जोन विद इट्स हेडक्वार्टर इन विशाखापट्टनम। इसका आंसर है साउथ कोस्ट रेलवे। ठीक है, इसका आंसर है साउथ कोस्ट रेलवे। अब आइए पढ़ते हैं कि जो हमारे यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, इन्होंने क्या किया है कि ये साउथ कोस्ट रेलवे जो हमारा 18th रेलवे जोन है। ठीक है, हमारे टोटल जोन कितने हो गए? टोटल 18 फंक्शनल जोन्स हो चुके हैं हमारे, जो कि मेट्रो रेलवे है कोलकाता, उसको इंक्लूड करके हमारा लार्जेस्ट जोन कौन सा है? नॉर्दर्न रेलवे का है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। और पहली रेलवे हमारी कब चली थी? मुंबई टू ठाणे चली थी 16 अप्रैल 1853। इस पर क्वेश्चन भी बनता है। रेलवे बोर्ड हमारा कब स्टैब्लिश हुआ है? 1905 में हमारा रेलवे बोर्ड स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, और ठीक है, और उसके बाद क्या कहते हैं, ये जो साउथ कोस्ट रेलवे जोन है ये हेडक्वार्टर रहेगा आंध्र प्रदेश में। इसका मेन हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? आंध्र प्रदेश में। और ये 3 विजयवाड़ा, गुंटूर और गुंतकल रेलवे डिवीजन को मिला के बना हुआ है। ठीक है, और ये 18th रेलवे जोन है हमारा। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि इंडिया और वियतनाम जो है एलिवेटेड देयर बायलैटरल टाइज टू एन इनहेंस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी पार्टनरशिप। In this context, consider the following statement. Both countries have set a bilateral trade target of $25 billion by 30. Vietnam has officially joined the Indo-Pacific Ocean Initiative. ठीक है, तो इसका आंसर है दोनों। तो इस समय हम समझते हैं कि है क्या। अभी हमारे जो वियतनाम के जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है टू लाम, वो इंडिया पर आए हुए हैं। ठीक है, इंडिया में आए हुए हैं और ये विज़िट इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में इन लोग ज्वाइन हो गए हैं, क्योंकि वियतनाम में एक नया ग्रुप ज्वाइन कर लिया है वो वाला। और उसके बाद ये अपने इन्होंने महाबोधि टेम्पल भी इन्होंने विज़िट किया था बोध गया में, बिहार में, जहाँ पर इन्होंने अपनी क्या कहते हैं ये लॉर्ड बुद्धा को यहाँ पर उन्होंने एनलाइटनमेंट अटेंड किया था, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए उस साइट को विज़िट किया था। ठीक है, और इंडिया के जो है इससे पता लगता है कल्चरल स्पिरिचुअल कनेक्शन इंडिया और वियतनाम के बीच में। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वो कहाँ पर विज़िट किए थे। ठीक है, तो ये महाबोधि टेम्पल बोध गया बिहार में विज़िट किए थे। अब हम बात करते हैं कि जो इन्होंने क्या कि इन्हेंस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में ये लोग एंटर कर गए। तो अब वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई है। इसकी करेंसी क्या है? वियतनामीज डोंग है। ठीक है, और ये जो IPOI लॉन्च, ये जो IPOI है, ठीक है ना, IPOI इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, ये वियतनाम में ज्वाइन कर लिया है। और इंडिया की जो पॉलिसी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, बेसिकली उसको स्ट्रेंथन करता है। हम बेसिकली जो एशियन की जो ईस्ट कंट्रीज़ हैं उन पर हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जो है क्या कहते हैं, ये PM मोदी ने IPOI इनिशिएटिव था जो था 2019 में 14th ईस्ट एशिया समिट हुई थी, उसमें लॉन्च किया था और वियतनाम में इसे ज्वाइन कर लिया है। और इसके साथ हमारी इनके ये जो है इनहेंस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एंटर कर गई है वियतनाम। ठीक है,
और $25 बिलियन का 2030 तक बायलैटरल ट्रेड अचीव करना है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच डिस्ट्रिक्ट इन द झारखंड हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज द फर्स्ट पीएल फार्मिंग क्लस्टर? तो इसका आंसर है हजारीबाग। तो झारखंड में क्या हुआ है कि तो क्या कहते हैं, ठीक है, तो जो झारखंड में जो है हमारी जो है फर्स्ट पीएल फार्मिंग क्लस्टर का सेंटर बनेगा। ठीक है, जिसमें ये जो ये झारखंड की डिस्ट्रिक्ट है, और इसमें क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारा है फर्स्ट मतलब सक्सेसफुल पायलट प्रोजेक्ट होगा, जो कि लोकल फार्मर्स के द्वारा किया जाएगा अंडर द गाइडेंस ऑफ फिशरी एक्सपर्ट्स। ठीक है, फिशरी एक्सपर्ट्स के गाइडेंस में ये किया जाएगा। और क्या करें इसमें जो है ये जो क्लस्टर है विल सर्व एज ए हब फॉर ट्रेनिंग एंटरप्रेन्योर्स इन द फ्रेश वाटर पेल कल्चर। ठीक है, और ये क्या है, ये जो हमारा प्रधानमंत्री की मत्स्य संपदा योजना है, जो कि फिशरी सेक्टर्स को बढ़ाना चाहता है, उसके साथ ये अलाइन करता है। ठीक है, उसके साथ अलाइन करता है। और इसके साथ कुछ जो हमारे क्या कहते हैं जो स्टैटिक फैक्ट हैं वो क्या है, झारखंड जो है वो कब फॉर्म हुआ था, 15 नवंबर 2000 को फॉर्म हुआ था। और जो ये पीएल फार्मिंग है, मतलब कि जो मोती पालन है ना, मोती मोती पालन जो है उसका व्यापार बढ़ेगा। ठीक है, और इसमें क्या है कि जो पीएल फार्मिंग है वो हाईली प्रॉफिटेबल है कंपेयर टू जो ट्रेडिशनल फिश फार्मिंग होती है, उससे ज़्यादा है। ये मोतियों का जो बिज़नेस होता है ना, जिसमें माला वाला बनाना और बहुत तरीके के जो भी जो लोकल फार्मर्स हैं उनकी इनकम को ये बढ़ाएगा, ये सुटेबल लाइवलीहुड देगा। छोटे छोटे जो फार्मर्स हैं झारखंड में, उनको ये और ज़्यादा उनकी जो है इनकम बढ़ाएगा। ठीक है ना, इनकम बढ़ाएगा ये। और ये जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर है, जो कि भुवनेश्वर में लोकेटेड है, जो कि पीएल फार्मिंग टेक्नोलॉजी की प्रीमियर बॉडी है इंडिया में, पीएल फार्मिंग टेक्नोलॉजी की। ठीक है, तो पीएल फार्मिंग क्लस्टर कहाँ पर होगा, हज़ारीबाग डिस्ट्रिक्ट में बनेगा। ठीक है, ये बात याद रखना है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडिया के जो जर्नलिस्ट आनंद हैं, आनंद आर के हैं, सुपर्णा शर्मा है, उनको अवार्ड दिया गया है 2026 का जो पुलित्जर प्राइज़ है, उनका जो प्रोजेक्ट था द डिजिटल स्कैम, उसके लिए दिया गया। और किस कैटेगरी में दिया गया, इलिस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्रेटी की कैटेगरी में दिया गया है। और जो पुलित्जर प्राइज़ है, ये ऑनर्स मतलब ये जर्नलिज्म और आर्ट्स का बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, जो कि न्यूयॉर्क में अनाउंस हुआ है, और जिसमें आनंद आर के और सुपर्णा शर्मा को दिया गया है इनके लिए इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्रेटी कैटेगरी में। और उनका जो प्रोजेक्ट था, जो अवार्ड विनिंग प्रोजेक्ट था, द डिजिटल स्कैम। ठीक है, अब पुलित्जर प्राइज़ के बारे में बात करते हैं। ये 1917 में इस्टेब्लिश हुआ था बाय जोसेफ पुलित्जर के जो बचाए जोसेफ पुलित्जर के नाम पर ये इस्टेब्लिश हुआ है। और इसको जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में जो है वो इस्टेब्लिश करती है। इसकी प्राइज़ मनी कितनी है, $15,000 कैश अवार्ड है। और पब्लिक सर्विस विनर को एक गोल्ड मेडल भी मिलता है। ठीक है, फर्स्ट इंडियन विनर कौन रहे हैं, गोविंद बिहारी लाल, 1937 में रिपोर्टिंग कैटेगरी में। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडियन एथलीट जो शीतल देवी है, वो रिसेंटली ऑनर्ड एज अ वर्ल्ड आर्चरी पैरा आर्चर ऑफ द ईयर। ये किस कैटेगरी से है, किस कैटेगरी से एसोसिएट करती हैं, कंपाउंड कैटेगरी से। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि शीतल देवी जो है, इन क्या कहते हैं, ये जो है एक टीनेज सेंसेशन है। ये एक बच्ची हैं, जम्मू कश्मीर से हैं, जिन्हें ये पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। और इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया अपना। ठीक है, और ये वर्ल्ड नंबर 1 पर आ चुकी हैं पैरा कंपाउंड ओपन कैटेगरी में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो है फोकोमोलिया, ये रेयर कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर के साथ इन्होंने जन्म लिया था। और ये जो है ये आर्चरी करती हैं, इनके ये जो आर्चरी करती है अपनी लेग्स और फीट का इस्तेमाल करके आर्चरी करती हैं। ठीक है, लेग्स और फीट का इस्तेमाल करके आर्चरी करती हैं। और इनको अर्जुना अवार्ड भी मिल चुका है 2024 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और अब हम बात करते हैं जो वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लुसियाने और स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, उसके प्रेसिडेंट कौन है, उगर अर्डेनर उनके प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, ये जो जो इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ इतनी ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं विच कंपनी डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट जर्मेनियम फ्री थर्मल इमेजिंग पेलॉड लुमीरा E40I50 फॉर ड्रोन्स के लिए। तो इसका आंसर है ईऑन स्पेस लैब्स। ठीक है, ईऑन स्पेस लैब। तो हैदराबाद की जो एक स्टार्टअप कंपनी ईऑन स्पेस लैब्स, इसने क्या किया है कि एक जर्मेनियम फ्री थर्मल इमेजिंग पेलॉड जो कि ड्रोन्स में लगता है, उसने ये लॉन्च किया लुमीरा E4050 जर्मेनियम फ्री। अभी क्या है कि सबसे ज़्यादा हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी कि जो जर्मेनियम है वो एक क्रिटिकल मिनरल है,
और ये जो है हम पूरा का पूरा 100% इम्पोर्ट करते हैं बाहर से। और जियो पॉलिटिकल जो टेंशन चल रही है जंग वगैरह के चक्कर में हम हमारे इम्पोर्ट्स करने में बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम हो रही है। तो इन्होंने अब हमें बिना जर्मेनियम की मदद से हम ये जो हमारा ड्रोन्स में जो थर्मल इमेजिंग पेलोड है वो हम काम कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, ये जो है क्या करता है, क्या करता है कि ये जो है ना एक रियल टाइम एज एआई है जिसमें ये ह्यूमंस एनिमल और व्हीकल्स को इंस्टेंटली से उनके बीच में डिस्टिंग्विश करता है एआई की मदद से। ठीक है, ये जो पेलोड है ये क्या काम करता है। ठीक है। और ठीक है। और अब आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर्स है कि इंडिया इज प्लानिंग टू लॉन्च पाथ फाइंडर, उसका फर्स्ट एआई बेस्ड ऑर्बिटल डिजिटल सेंटर सैटेलाइट विच स्टार्टअप इज प्रोवाइडिंग द एआई बैकबोन। कौन प्रोवाइड कर रहा है, सर्वम एआई। ठीक है ना, हम जो है ना पाथ फाइंडर ये ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट फर्स्ट एआई बेस्ड होगी जिसमें एआई जो बैकबोन प्रोवाइड करेगा, एआई का जो भी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा वो सर्वम एआई करेगा। और सर्वम एआई क्या है, सर्वम एआई जो है एक स्टार्टअप है। ठीक है, ये बेंगलुरु बेस्ड एआई स्टार्टअप है और इसने जो है स्पेस एजेंसी के साथ पार्टनरशिप की है ताकि ये एआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकेगा। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा और ये हमारे आत्मनिर्भर स्पेस टेक के साथ ही अलाइन करता है ये हमारा जो प्रोजेक्ट है। और ये पाथ फाइंडर इसका नाम है और ये एआई बेस्ड ऑर्बिटल डेटा सेंटर है। ये जो है ये सैटेलाइट जो है रॉ डेटा भेजेगी अर्थ को फॉर प्रोसेसिंग, जिसमें कि जो टाइम एंड बैंडविड्थ का इस्तेमाल होता है। ठीक है। और ठीक है, और ये जो है ये जो एआई मॉडल है ये हार्श इन्वायरमेंट, जो स्पेस के हार्श इन्वायरमेंट है उनमें काम कर सकती है। ठीक है। और आप देख सकते हैं ठीक है। और जो हमारी एक इन स्पेस ई, ये इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन स्टडी, ये नोडल एजेंसी है जो कि फैसिलिटेट करती है प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को इंडियन स्पेस एक्टिविटीज़ में। ये हमारी नोडल एजेंसी है जो कि कोऑर्डिनेट करेगी। समझ में आ रहा है आपको, सर्वम जो कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज़ हैं हमको जो सपोर्ट देती हैं वो इस कंपनी के थ्रू देंगी। ठीक है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रॉनिक जो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स है recently launched as a new trading segment by the National Stock Exchange are regulated by which institution in India? इसका आंसर है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ये रेगुलेट किया जाएगा नेशनल स्टॉक। ठीक है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एक नया सेगमेंट लॉन्च किया इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स। तो ये इसका बेसिकली क्या काम है, वन नेशन वन गोल्ड प्राइस, मतलब कि अलग अलग सिटीज़ में जो गोल्ड प्राइस वेरी करता है ना उसका एक रेट को मेंटेन करने के लिए, ताकि हम ऑनलाइन गोल्ड को बाय कर सकें, ख़रीद कर सकें, वो भी एक रेट पर। तो उसके उसके चीज़ के लिए इस इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स को डेवलप किया गया है। ठीक है। और ये जो है अब सेबी के बारे में जानते हैं। 1988 में स्टैब्लिश हुई है, 1992 में इसे स्टेटूटरी पावर्स दी गई हैं। ठीक है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, एडी है जो कि इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करती। एनएसई जो है वो इसका मुंबई में हेडक्वार्टर है। ये लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज है जो कि 1992 में स्टैब्लिश हुआ था। अब हम नए आते हैं। हु हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द सक्सेसर टू लीड द बायो फार्मास्यूटिकल जायंट बायोकॉन बाय इट्स फाउंडर किरण मजुमदार शॉ। तो इसका आंसर है क्लैरे मजुमदार। ठीक है। तो अब ये जो है किरण मजुमदार शॉ है जिनकी जो कंपनी है बायोकॉन लिमिटेड। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में। ये एक बायो फार्मास्यूटिकल सेक्टर से है, बायोसिमिलर जेनरिक एपीआई नोवल बायोलॉजी। और इसकी जो है ये जो है इनके फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, इन्होंने अपना जो इनके बाद कौन आएंगे, क्लेयर मजुमदार। ठीक है। ये इनकी जो फैमिली की नेक्स्ट जनरेशन है वो कंपनी को लीड करेंगे। ठीक है, एंड कंपनी को लीड करेंगे। और अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ल्ड अस्थमा डे जो है 5 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी थीम क्या होगी, इसकी थीम है एक्सेस टू एंटी इन्फ्लेमेटरी इनहेलर्स फॉर एवरी वन विथ अस्थमा। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये 5 मई को ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी थीम आपने जानी ली है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वर्ल्ड अस्थमा डे जो है ये सबसे पहले 1998 बार्सिलोना स्पेन में ऑब्जर्व किया था और ये फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है। और ये जो है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा 1993 में ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कोलैबोरेशन से लॉन्च किया गया था। ठीक है। अस्थमा क्या है, एक क्रॉनिक डिसीज़ है जो कि रिकरेंट अटैक्स ऑफ ब्रेथलेसनेस, वीजिंग और इन्फ्लेमेशन जो होती है ना लंग्स में, उसके कारण ये जो डिसीज़ है वो होती है डेवलप। ठीक है।
अब हम बात करते हैं कि थॉमस कप में जो इंडिया मेंस बैडमिंटन टीम है वो ब्रॉन्ज मेडल जीती है 2026 के थॉमस कप में। और किस कंट्री में टूर्नामेंट हुआ है, ये डेनमार्क में ये टूर्नामेंट हुआ था। और हम बात करते हैं जो हमारा थॉमस कप है उसमें एक सेक्शन है कौन सा, वर्ल्ड मेंस टीम चैंपियनशिप। वैसे ही वर्ल्ड वुमेन टीम चैंपियनशिप भी होता है। तो वर्ल्ड मेंस टीम चैंपियनशिप में हमारी जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीती है, जो हम सेमीफाइनल्स तक पहुंचे थे। बट हम डिफीट हो गए फ्रांस के द्वारा, और फ्रांस जो है फाइनल में पहुंचा था। तो हमारे ने ये क्या कहते हैं, हर 2 साल में होता है। ठीक है, हर 2 साल में होता है। और इंडोनेशिया जो है वो थॉमस कप टाइटल का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड जो है वो कायम करता है। तो हमें क्या मिला है, हमें एक द इंडियन टीम जो कि 2022 के एडिशन में हम चैंपियन थे। ठीक है, लेकिन इस बार हमें क्या मिला है, ब्रॉन्ज मेडल मिला है। और ये टूर्नामेंट कहाँ हुई है, हॉर्सन्स डेनमार्क में हुई है। इस बार हमें वर्ल्ड मेंस इवेंट कौन सा हुआ है, वर्ल्ड मेंस टीम चैंपियनशिप का इवेंट है। पहला एडिशन इसका 1948 से 49 में हुआ था। ठीक है, और इस बार हमें कौन सा मेडल मिला है, ब्रॉन्ज मेडल मिला है। हम सेमीफाइनल तक पहुंचे थे बट वहां से हम 0-3 से हार गए फ्रांस से। ठीक है, अब हम आते हैं कि यूनियन कैबिनेट ने एक प्रपोजल इंक्रीज़ किया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ाने का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कितनी स्ट्रेंथ होगी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला के 38। 38 होगी, मतलब समझ रहे हैं आपकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने के बाद जो जजेस थे वो 33 हुआ करते थे, अब 37 हो जाएंगे। और इस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस जो सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट बिल 2026 है इसको अप्रूव कर दिया है। ठीक है, और ये इसीलिए किया गया है जो कि हाई पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं इस समय उनको डील करने के लिए, ताकि डिलीवरी हो सके सही टाइम पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आर्टिकल 124 जो 1 है क्लॉज, वो पार्लियामेंट को पावर देता है नंबर ऑफ जजेस को बढ़ाने के लिए। और अब जो टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो हो गई कितनी, 38 हो गई है। ठीक है, और जो सैलरीज और एक्सपेंसेस हैं जजेस की वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाएगी। अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रैटेजी की। भी 1950 में जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ थी वो कितनी थी, 8 थी। एक चीफ जस्टिस 7 दर्जन, 1956 में वो 10 हुई, 1986 में 25, 2008 में 30 हुई है, 2019 में 33, और अब जो है वो 2026 में 37 हो गई है। और टोटल 38 है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला के। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो प्रशस्त 2.0 टूल है रिसेंटली लॉन्च हुआ एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी फॉर स्कूल्स इज प्राइमरली, ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटीज़ इन स्टूडेंट्स। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी ने प्रशस्त 2.0 मॉडल लॉन्च किया है। ये अपडेटेड वर्जन है। जो पहला प्रशस्त जो था उसका प्री असेसमेंट हिस्टोरिक, इसका जो है फुल फॉर्म क्या है, प्री रिव्यू असेसमेंट स्क्रीनिंग हॉलिस्टिक एनालिसिस स्ट्रेटजी स्ट्रेटिफिकेशन टूल। ठीक है, ये टोटल 21 डिसेबिलिटीज़ को कवर करता है, जो कि राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 के अंतर्गत आती है। ठीक है ना, तो ये क्या करते हैं बेसिकली, इनका काम क्या है कि ये एक ऐसा टूल है जो कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन करेगा बच्चों में किस तरीके की जो डिसेबिलिटीज़ होती है उसको बहुत पहले पहचानेगा, और उसके हिसाब से बच्चों की जो टाइमली सपोर्ट है और उनको किस तरीके से एजुकेशन देनी है वो उससे वो लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली अब हम एनसीईआरटी के बारे में जानते हैं। ये 1961 का जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को असिस्ट करती है बच्चों की एजुकेशन के लिए, उसमें ये 1961 में इस्टेब्लिश हुआ था। और ये जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट था 2016 का, ये रिप्लेस पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 को रिप्लेस किया गया है, जिसमें अब जो रिकॉग्नाइज डिसेबिलिटीज़ हैं वो 7 से 21 हो गई हैं। ठीक है, तो ये आज के हमारे करंट अफेयर्स थे दोस्तों। तो ये मैंने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में करंट अफेयर्स आपको समझाए हैं, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, इससे हमें भी मोटिफिकेशन मिलता है। और ये मेरा चैनल है टेलीग्राम पर, एसएससी मास्टर क्लास एकेडमी, इसमें हर एक वीडियो का मैं नोटिफिकेशन देता हूँ। और बहुत सारी चीज़ें मैं लेके आने वाला हूँ सारे सब्जेक्ट के लिए, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम है, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, उन सबको काउंट टारगेट करने के लिए। और रेलवे एग्ज़ाम, ये सभी करंट अफेयर्स सब में काम आएगी। इनकी करंट अफेयर्स हैं और इनके पीडीएफ हैं, डेली आप इनको पढ़िए। डायरेक्ट आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आंसर करना है, क्वेश्चन आंसर से आप रिवाइज कर लीजिए, 2 की स्पीड में वीडियो देखिए, उनके करंट अफेयर्स को समझ लीजिए, और उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में और स्टैटिक जीके को आप रिवाइज कर लीजिए। और ये मेरा जो यूट्यूब पे देखेंगे ये प्लेलिस्ट है, इसमें जो है बहुत सारे जो है क्या कहते हैं वीडियोज़ हैं, जिसमें 2026 की जो मेरी खुद की स्ट्रेटजी है जिससे मैं सेलेक्ट हुआ था वो मैंने डिस्कस की है। और आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिए आपको किस सब्जेक्ट पे, किस टॉपिक पे आपको क्या वीडियो चाहिए, तो वो भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू।